ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गेट ग्लोब पे। आज फाइनली ये चैनल लॉन्च हो रहा है यार, ठीक है। और मेरे को बहुत खुशी है इस चीज़ की क्योंकि फाइनली यहाँ पे आप लोगों के साथ फिर से जुड़ने का मौका मिल रहा है। भले ही ऑनलाइन से यार, जैसा टाइम चल रहा है तो ठीक है, ऑनलाइन कनेक्शन ही बन रहा है, आप लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो क्या हो गया, कनेक्शन तो है। तो ठीक है, यहाँ पे फाइनली मैं आ चुका हूँ वापस अपने चैनल के साथ, गेट ग्लोब के साथ, और यहाँ पे मैं आपको पढ़ा हूँ। यहाँ पे अभी इस सीरीज में मैं आपको पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स, फाइनली इस सीरीज में, ठीक है। जो आपके ईएससी जीएस के लिए स्पेशली प्लान किया गया है, ईएससी जीएस का 2021 वाला जो पार्ट है उसके लिए स्पेशली प्लान किया गया है। सीरीज में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ वो सब कुछ मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप गेट ग्लोब से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप जिस भी ब्रांच के हो, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ईएससी जीएस का करंट अफेयर्स मिलने वाला है। ऑफकोर्स करंट अफेयर्स जिसको मैं खुद लेकर के आ रहा हूँ। मोस्टली वही बातें जो कि यार इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे एग्जाम के लिए, और मैक्सिमम वही टॉपिक्स, मतलब कुछ ज़्यादा ऑफ टॉपिक बातें नहीं होंगी, सीधा पिन पॉइंट बातें। और इसके नोट्स वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाएंगे, जो आप जानते हैं। आगे मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा सारी की सारी, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपका जीएससी नहीं, आप जैसे कि जानते हैं, जो मेरे से पहले पढ़े, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। मैं मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। काफ़ी सारे बच्चों ने पढ़ा भी हुआ है मेरे से, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आगे आएंगी यार, ठीक है ना। आगे आने के लिए बहुत कुछ है। तो देर आर सो मेनी एक्साइटिंग स्टफ्स विच इज कमिंग टुगेदर। आगे आगे आने वाला है। सिर्फ मैं नहीं, और भी फैकल्टीज आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए आएंगे। सिर्फ मेरी ब्रांच ही नहीं, और भी ब्रांचेस के लिए यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा, यानी कि ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सारी ब्रांचेस का कंटेंट आपको यहाँ पे मिल सकता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट सो मैनी थिंग्स। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि यार सब कुछ ही लेके आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन जितनी मेरी लिमिटेशंस होंगी, एंड ऑफ कोर्स जितनी ताकत होगी यार, पूरी ताकत से आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट इस चैनल पे पर्सनली मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। और बाकी फैकल्टी से भी रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे आके आप लोगों के लिए लेक्चर्स लें, थोड़े-थोड़े से लेक्चर लें, चाहे भले ही जो टॉपिक में आपको दिक्कत होती है बताएँ। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, अपना फीडबैक आप मेरे को दें, और ये चैनल ऐसे ही बढ़ता रहे, आप लोगों की हेल्प ऐसी होती रहे। इसी शुभकामना, इसी ही अच्छी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ यार। मेरा नाम है अतुल वैश्य, ठीक है। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े थे वो जानते ही हैं ऑफ कोर्स कि मैं 7 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ, एंड ऑफ कोर्स 1 साल से ऑनलाइन के अंदर भी हूँ। यानी कि मोस्टली मेरा पार्ट गया है ऑफलाइन के साथ। और ऑफ कोर्स जब से यार ये जो इतनी बढ़िया पैंडेमिक आई अपनी कंट्री के अंदर, वहाँ पे मैं 1 साल से आप लोगों को ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से मैंने पढ़ा है। प्लेटफ़ॉर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, ये अपना प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे फाइनली मैं आ चुका हूँ। तो कनेक्शन बने रहना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, मेरे को 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाता था, टेक्निकल सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स से ही पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रिकल के भी पढ़ाता हूँ। और अभी मैं आपके लिए क्या लेकर के आ रहा हूँ, करंट अफेयर्स, जो सिर्फ ईएस और जीएस वालों के लिए, मतलब ईएस के जीएस वालों के लिए ही नहीं, और बाकी बच्चों के लिए भी, जिनके लिए भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम का, उनके लिए ये लेक्चर्स बड़े यूज़फुल रहने वाले हैं। सो उसको मैक्सिमम शेयर कर दीजिए और आग की तरह फैला दीजिए बात कि हमारा चैनल आ चुका है आपके लिए, ठीक है। अभी तक मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका है। डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज़ के एग्जामिनेशन के लिए, गेट के लिए, ईएस के लिए, उन सब स्टूडेंट्स से आपको मिलाया भी जाएगा, ठीक है। जो भी उनमें से रैंकर्स हैं, उनसे आपकी बात भी कराई जाएगी आगे-आगे, ठीक है। आपके मोटिवेशन के लिए ऑफ कोर्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप जानते ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ईएससी जीएस जुलाई 2021। जो बच्चे नहीं जानते, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, यहाँ पे आके इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के सारे लेक्चर्स, जो भी अपडेट होंगे किसी भी फैकल्टी के, मेरे या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, सबका अपडेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आपको ऑफ कोर्स इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है यार, तो सब्सक्राइब कर दो गेट ग्रुप को फटाफट से, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दो आप, और एक घंटी बजा देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन इसके आते रहे, ठीक है ना। और टेलीग्राम के साथ हमसे कनेक्ट हो जाइए आप, यहाँ पे सारे आपको यहाँ पे लेक्चर्स अपडेट आते रहेंगे। इस चैनल के जितने भी अपडेट होंगे आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। या फिर जो भी मेरे से रिलेटेड अपडेट आपको चाहिए होंगे, आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, मेरे साथ आप कुछ अपना सजेशन देना चाह रहे हैं, फीडबैक देना चाह रहे हैं, या फिर आपको और कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो फिर आप मेरे से फेसबुक पे मेरा जो पेज है अतुल फॉर गेट, आप इस तरह से, ये लिंक है मेरे पेज का, ठीक है ना। अतुल वैश गेट फैकल्टी के नाम से अतुल फॉर गेट आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर ये लिंक आप जाके देख लेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा पेज, जहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, इसको लाइक करके। तो आप दोनों जगह मेरे से कनेक्ट हो जाइए, और सीधा सीधा आप मेरे को फीडबैक दे सकते हैं, और आपकी चीज़ें मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, और ग्रुप के अंदर ही मैं लगातार देखता रहता हूँ, मॉनिटर करता रहता हूँ हर चीज़ को, और आपके लिए कंटेंट मैं आपके हिसाब से लेकर के आता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है। तो ज़्यादा इधर-उधर की बातें ना करके सीधा अपने टॉपिक की बात करते हैं। और चलिए,
तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज की सीरीज़ क्या है यार, करंट अफेयर्स का लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर 1, जहाँ पे मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ यार इसरो की सीरीज़, ठीक है ना? तो यहाँ पे पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ क्लियर कट यार। एक पैटर्न सेट करेंगे अपन कि जैसे कि आजकल ऑफ कोर्स जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है, काफ़ी कुछ चल रहा होगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर हम ईएस के जीएस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है, जैसे एनवायरनमेंट हो गया या एथिक्स के अंदर कुछ हो गया या फिर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कुछ कंपनी के अंदर कुछ हुआ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो करंट अफेयर्स मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिलेबस अंडर द सन है तो सब कुछ ही पूछ लेगा। वो वही पूछेगा जो रिलेटेबल होगा, वो वही पूछेगा जो उस वक़्त करंट अफेयर्स में उस पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड होने वाला है। तो जो इसरो की सीरीज़ है, यहाँ पे आजकल जो भी इसरो में चल रहा है, मैक्सिमम मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा इस सीरीज़ में। अगर इसके अंदर कुछ नया अपडेशन आता है, तो मैं इसका एक लेक्चर और लेकर के आ जाऊँगा। तो इसरो की सीरीज़ का लेक्चर 1 है, मतलब आज का हमारा लेक्चर 1 है ये ऑफ कोर्स, जहाँ पे मैं आपके लिए इसरो की सीरीज़ लेकर के आऊँगा। तो जो भी इसरो से रिलेटेड बातें हुई हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि इसरो का सबसे पहला अपडेट आ गया है, अपडेट नंबर 1 फटाफट से नोट करेंगे, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, इसके सारे के सारी चीज़ें यानी कि पूरा-पूरा पीडीएफ फॉर्म में या फिर आपको पीपीटी फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सो कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स, चिल और इसको सुनिए आराम से, ठीक है? तो पीएसएलवी सी-51 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सी-51 नाम से पहला डेडिकेटेड लॉन्च एनएसआईएल के लिए, एनएसआईएल के बारे में बताऊँगा आराम से, हो चुका है, किसकी तरफ से? इसरो की तरफ से सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है और इसने लॉन्च किया है अमेज़ोनिया 1 एक ब्राज़ीलियन सैटेलाइट को। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया यानी कि हमारा इसरो बहुत स्पेशलाइज़्ड है, अलग-अलग कंट्रीज़ के रॉकेट्स मतलब अपने रॉकेट के थ्रू ऑफ कोर्स पीएसएलवी के थ्रू अलग-अलग कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में रिकॉर्ड्स बहुत सही बना चुका है। तो फाइनली एक और स्पेशल उसने लॉन्च करा है अमेज़ोनिया 1 जो कि इस साल का इसरो का, इस साल यानी कि 2021 का इसरो का पहला लॉन्च है एंड ऑफ कोर्स सिर्फ ये अकेला सैटेलाइट नहीं था, 18 को-पैसेंजर यानी कि 18 और सैटेलाइट भी थे उसके साथ। छोटे-मोटे थे यार, जो मेन था वो तो अमेज़ोनिया 1 इसी की हम बात करेंगे यहाँ पे और किसका था किस कंट्री का है ये? ब्राज़ील का। तो ब्राज़ील के लिए इसरो ने पहला लॉन्च करा, इस साल का इसरो का पहला लॉन्च रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो कहाँ से? न्यूज़ की शुरुआत करते हैं यहाँ से कि इंडिया ने अपने पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सी-51 से सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है अमेज़ोनिया 1 को 18 अदर सैटेलाइट्स के साथ कब? 28 फरवरी 2021 को। रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। आप सब जानते ही हैं, 10:24 पर इसको लॉन्च किया गया है। ये रही इसकी तस्वीर, मतलब ये रेप्लिका है, जो कि आपकी ऑफ कोर्स इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली है। यहाँ पे आपको दिखेंगे 4 सिलेंडर, ठीक है? इन सब के बारे में मैं बात करूँगा, क्रायोजेनिक टेक्निक वगैरह आराम से। लेकिन फिलहाल तो खैर जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, इसको आप सुनिए आराम से। आगे चलते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है यार, पीएसएलवी सी-51 की बात करूँ या फिर अमेज़ोनिया 1 की बात करूँ, तो ये आपका फर्स्ट डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन था। किसका? एनएसआईएल का। एनएसआईएल क्या है आपकी? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन और ये किसके अंदर आता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आता है, जिसके अंदर हमारा इसरो भी आता है। लॉन्च किसने किया? इसरो ने किया। ठीक है, किसके लिए किया? एनएसआईएल। एनएसआईएल ने किसके लिए किया? ब्राज़ील। किसको किया? अमेज़ोनिया 1 को किया। क्लियर? एक-एक पॉइंट क्लियर होता जा रहा है दिमाग में? बिल्कुल बैठाते रहिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, नीचे जो भी आपके सजेशन है यूट्यूब में आप बता सकते हैं, टेलीग्राम में भी आप बता सकते हैं, ये लेक्चर लेकिन आपका लाइव नहीं चल रहा है, ये रिकॉर्डेड है, ठीक है? तो अभी मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पाऊँगा, आगे-आगे जब और भी बच्चे आएँगे ऑफ कोर्स, आगे जाके जब हम और लाइव लेक्चर्स लेकर के आएँगे, तो मैं आगे आपके लिए लाइव आने की कोशिश करूँगा लगातार, ठीक है? तो ठीक है, अमेज़ोनिया 1 है क्या यार? अमेज़ोनिया 1 की बात कर लें, तो अमेज़ोनिया 1 क्या है? अमेज़ोनिया 1 एक ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। यार ये ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट ऊपर उठ रहा है, एक जगह पे रुका हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा है। ऑफ कोर्स मतलब कि यार वो एक अपनी क्लास के अंदर होगा, जहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है अर्थ को। तो एक ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और ये क्या करेगा? इसका काम क्या होगा? एक्चुअली में अमेज़ोनिया, ठीक है ना? ये नाम ही अपने आप में अमेज़ोनिया किससे निकला है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट से, है ना? याद है अमेज़न रेन फॉरेस्ट? ऑफ कोर्स लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना? फेफड़े यार, है ना? वर्ल्ड के फेफड़े, कितनी ऑक्सीजन निकलती है वहाँ से, ठीक है ना? तो बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट है, आप जानते होंगे अमेज़न बेसिन का नाम आपने पक्का सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, बताऊँगा उसके बारे में भी, ठीक है? तो ये सैटेलाइट करेगा क्या कि यार ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट एंड ऑफ कोर्स ब्राज़ील 60% जो आपका फॉरेस्ट का हिस्सा है वो ब्राज़ील में आता है। तो ब्राज़ील की ज़िम्मेदारी बड़ी बनती है। तो ब्राज़ील ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है किसके लिए? अमेज़न में हो रहे डिफ़ॉरेस्टेशन को रोकने के लिए।
या फिर उसको रिमोट सेंसिंग के थ्रू उसका डाटा देखने के लिए कि भाई कितना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। रोकेगा तो खैर उससे क्या, लेकिन उसको देखेगा कि यार ये कितना डिफॉरेस्टेशन कहाँ पे कैसे-कैसे हो रहा है, और फिर बाद में उसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाए जाएँगे कि यार उसको कैसे रोक सकते हैं, ठीक है? तो डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए उसके पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिसको ये और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। तो दिस सैटेलाइट वुड फर्दर स्ट्रेंथन द एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग रिमोट सेंसिंग डेटा, यानी कि ऊपर से बता देगा कि यार ये अच्छा यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, संभाल लो, ठीक है? तो वो जो पहले ही कमेटी वहाँ पे गठित है ब्राज़ील में, उनको ये और भी ज़्यादा मजबूत कर रहा है, ये बताएगा कि भाई यहाँ से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो क्योंकि जब यार कोई इस लेवल का प्रोजेक्ट होता है ना? किसके अंदर, ये अमेज़न रीजन के अंदर बताया गया, यानी कि अमेज़न की जो जंगल है उसके अंदर बताया गया कितना डिफॉरेस्टेशन, यानी कि कहाँ से आपके जंगल कट रहे हैं, कहाँ से कम हो रहे हैं, किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है? लेकिन ये कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है यार, वो अकेले अकेले सिर्फ एक चीज़ के लिए लॉन्च नहीं करेगा। ऑफ कोर्स जब ये इतना बड़ा हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो ब्राज़ील ने सोचा कि सिर्फ एक काम थोड़ी ना करेंगे। तो इसका एक पहला तो ये हो गया इसका, जो इसका प्राइमरी मोटिव है वो तो ये रहा अमेज़न रीजन को का डिफॉरेस्टेशन को चेक करने के लिए। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट मोटिव है, वो ये है कि भाई वहाँ पे एनालाइज़ करना, कहाँ पे? ब्राज़ील में, कि आपकी जो डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर होती है वहाँ पे, यानी कि जो अलग-अलग क्रॉप्स होती हैं आपकी, उसको एनालाइज करना, कहाँ पे? ब्राज़ील की टेरिटरी के अंदर, ठीक है? तो यानी कि इसके 2 मिशन है, ठीक है ना? 2 मिशन है। तो प्राइमरी मिशन है इसका अमेज़न रीजन के डिफॉरेस्टेशन को कैलकुलेट करना और बताना, फीडबैक देना ऑफ कोर्स, है ना? ऑप्टिकल या रिमोट सेंसिंग आपको डेटा देना। दूसरा, रिमोट सेंसिंग डेटा देना किसके ऊपर? आपकी डाइवर्सिफाइड जो एग्रीकल्चर आपकी होती है, कहाँ पे? ब्राज़ील की अपनी सीमाओं के अंदर, ठीक है? तो यानी कि इससे 2 रीज़न होंगे। तो यानी कि अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो बेटा सिर्फ इसको देख कर के टिक मत कर देना। ऐसा हो सकता है कि दिस एंड दिस, जहाँ पे ये हो ना, दिस एंड दिस, उसको करना, क्योंकि 2 को करेगा, दोनों चीज़ों को ध्यान रखना। पहला याद रहता है, दूसरे को याद नहीं रखता, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है? तो दोनों चीज़ों को याद रखेंगे बच्चे, क्लियर? आगे चलें? बहुत बढ़िया। तो ठीक है, अमेज़ोनिया 1 सैटेलाइट है कौन, किसने बनाया? ऑफ कोर्स ब्राज़ील ने बनाया है, और ब्राज़ील का जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च, NISR, इसने, ब्राज़ील की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको डिज़ाइन करा है। ऑफ कोर्स उन्होंने हमें दिया है, उन्होंने बोला कि भैया इसको लॉन्च कर दो, और वही इसका मेंटेनेंस, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग वगैरह सब कुछ इन्होंने करी है, ठीक है ना? तो ऑफ कोर्स किसके लिए? डिफॉरेस्टेशन के लिए, अमेज़न फॉरेस्ट के लिए। ये इसका पहला इसका मोटिव है। दूसरा मोटिव आप जानते हो क्या? डाइवर्सिफाइड क्रॉप को देखने के लिए, ठीक है? ये रहा आपका अमेज़न का एक मोटा-मोटी सा नक्शा, यार सिंपल सा नक्शा है, ठीक है? ये आपका साउथ अमेरिका के अंदर अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे आपको दिख जाएगी ये बहती हुई, क्या ये बहती हुई हमारी अमेज़न रिवर। तो एक्चुअली में ये क्या है? अमेज़न रिवर है एक्चुअली में, ठीक है ना? और ये जो अमेज़न के जंगल कहते हैं ना, वो एक एक्चुअली में अमेज़न बेसिन बनाता है, अमेज़न बेसिन है। अमेज़न बेसिन क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेन रिवर है, इस रिवर का नाम है अमेज़न रिवर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिवरों में से एक है। ऑफ कोर्स बड़ी रिवर में एक नहीं है, बड़ी रिवर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर का डिस्चार्ज होता है। वाटर डिस्चार्ज के मामले में सबसे बड़ी रिवर है अमेज़न, ठीक है? तो सिर्फ ये अकेली मेन रिवर नहीं है, इसकी सहायक नदियाँ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी इसकी निकलती हैं, जो ये निकल के इस तरीके से अलग-अलग कंट्री, मतलब बहुत बड़ा इलाका है यार, बहुत जगह फैली हुई है, और एक पूरा बेसिन बनाती है। जो आपको डार्क सा थोड़ा-सा इलाका दिख रहा है ना, एक बेसिन बनाती है, जहाँ पे आपका पूरा का पूरा रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ट्रॉपिकल आपके वर्षावन यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है ना? और ये जो रेन फॉरेस्ट आपका है, मतलब इतनी प्रजातियाँ हैं ना यहाँ पे, और इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, सबसे पहले तो, कि इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, और दूसरा इतनी जानवरों की प्रजातियाँ है कि आज तक खोज भी नहीं हुई है ना। पिक्चरें देखी है ना अलग-अलग यार, वो पिक्चरों की बात अलग है ऑफ कोर्स, एनाकोंडा वगैरह है ना, उसकी बात अलग है, वेनेजुएला के अंदर मिलते हैं, ठीक है? वो चीज़ एक अलग है, बट हाँ, उसके अलावा भी काफ़ी सारी प्रजातियाँ ऐसी जानवरों की जो यहाँ पे हैं, जिसके अभी तक नाम भी नहीं रखा गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा-पूरा बेसिन है अमेज़न की सहायक नदियों से मिलके बना हुआ, जहाँ पे पूरा जंगल है, जिसको हम बोलते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ठीक है? जिसका 60% हिस्सा आपका ब्राज़ील के अंदर आता है, मनाउस के आस-पास। ये रही ब्राज़ील कंट्री है आपकी। बाकी कंट्रीज़ भी हैं यार, सिर्फ एक कंट्री में नहीं है, बाकी कंट्रीज़ में, लेकिन बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट 60% हिस्सा आपका ब्राज़ील के अंदर आता है। तो इसलिए ब्राज़ील की ज़िम्मेदारी भी बड़ी बन जाती है, और वो कैपेबल है, तो फिर वो इस चीज़ को करना चाह रहा है। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है यार आपके लिए और हमारे लिए, समझ रहे हो ना? एनवायरनमेंट के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। एनवायरनमेंट आपका टॉपिक है जीएस के अंदर भी, और करंट अफेयर्स में एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ ये भी टॉपिक है, और ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आता है। तो काफ़ी सारी जगह पे कॉमन आ चुका है, तो एक कॉमन सेट बना रहा है, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट था, आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसरो से चलते हैं नासा के ऊपर। कहीं नहीं जा रहे इसरो को छोड़ के। नासा ने कुछ करा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम इसरो के ऊपर बात करेंगे। नासा ने अभी भी क्या करा है यार, अपना मोस्ट पावरफुल रॉकेट, अपना ही नहीं, वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल रॉकेट को उसने लॉन्च कर दिया। उसने बोल दिया कि भैया आज तक का सबसे ताकतवर रॉकेट जो बिल्ट हुआ है ना, वो हमने बना दिया है, और उसका नाम उन्होंने क्या रखा है? उसका नाम रखा है स्पेस लॉन्च सिस्टम, SLS। याद रखें क्या?
SLS। ये रही उसकी फोटो, ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली हुई फोटो है, ये देख सकते हो आप। इस तरह से पर्दे वर्दे हटा के लाइट वाइट लगा के पूरा बढ़िया सा, मतलब बहुत बड़ा है यार, 20 मंजिल का है ये, मतलब कि 20 स्टोरी बिल्डिंग के इक्वल, 65 मीटर्स का, इतना ऊंचा और सबसे ताकतवर रॉकेट बनाया है। किस लिए बनाया है यार? ये नासा ने बनाया है। एक्चुअली में एक मिशन है जो वो मून पे भेजना चाह रहा है फिर से, है ना? कौन सा? जरा ध्यान से सुनिएगा। द रॉकेट इज डिजाइन टू सेंड ह्यूमंस बैक टू द मून। तो पहले भी चांद पे नासा गया था और फिर से चांद पे नासा जाने की तैयारी कर रहा है। कब? 2024 में। मिशन का नाम क्या है? आर्टेमिस। आर्टेमिस मिशन का नाम है। इस मिशन के थ्रू नासा साउथ पोल पे जाना चाह रहा है। कहाँ पे जाना चाह रहा है? साउथ पोल पे जाना चाह रहा है। इस चीज को याद रखेंगे, ये थोड़ा सा हमारे दिल के करीब है, क्योंकि हमारा एक मिशन यहाँ पे फेल हुआ था, चंद्रयान 2, है ना, जानते हो आप लोग। तो इस साउथ पोल पे जाएगा नासा का मिशन, और वहां पे जाकर के ऑफकोर्स यार ऑक्सीजन, सॉरी, वाटर या अलग अलग बॉडीज या फिर रॉकेट फ्यूल, काफ़ी कुछ है जो वहाँ पे सर्च करने की वो सोच सकते हैं, ठीक है ना, मिनरल्स वगैरह। तो वो उन सब चीज़ों, क्योंकि वो अनएक्सप्लोर्ड इलाका है, जैसे कि आप जानते हो, अगर नहीं पता तो इस मिशन को देखना आराम से और पढ़ना कि साउथ पोल जो है वहाँ पे अभी तक कुछ लॉन्च, मतलब वहाँ पे अभी तक कोई भी सैटेलाइट, और सॉरी सैटेलाइट कह रहा हूँ, कुछ भी किसी भी देश का वहाँ पे अभी तक ज़्यादा एक्सपेडिशन नहीं हुआ है। तो इसलिए साउथ पोल पे अमेरिका फाइनली फिर से आदमी को भेजने की तैयारी कर रहा है 2024 में आर्टेमिस मिशन के थ्रू, जिसको भेजने के लिए उसने अपना SLS लॉन्च करा है, स्पेस लॉन्च सिस्टम, जो कि 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है, 65 मीटर ऊंचा, वर्ल्ड का सबसे ताकतवर रॉकेट नासा ने बता दिया है, ठीक है, जो कि अपने आप में एक अजूबा है, क्योंकि माक 23 की स्पीड को गेन करेगा भाई अपनी ऑर्बिट में आने से पहले। माक 23 समझ रहे हो? माक 1 होता है स्पीड ऑफ साउंड, है ना, माक 2, माक 3, माक 4 सही है। हमारे पास जो जेट्स वगैरह है, या एफ सुखोई हो गया, अमेरिका वाला F-15 हो गया, सबके सब F2, F3, F4, मतलब माक 1, माक 2, माक 3, माक 4 तो जाते हैं। बट यार माक 23 वगैरह, मतलब बहुत बहुत, मतलब आवाज़ की रफ्तार से 23 गुना ज़्यादा, समझ रहे हो, बहुत तेज स्पीड। तो इतना ताकतवर, इतनी तेजी से जाने वाला रॉकेट रहेगा। तो ठीक है, नासा ने अपनी ताकत दिखा दी है। तो नासा ने बताया, तो ठीक है, इंडिया कहाँ पीछे रहेगा? तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया के पास क्या है। तो ठीक है, हम देखते हैं कि भाई, हमें पता है कि लॉन्च व्हीकल सिस्टम क्या होता है। ऑफ कोर्स ये स्पेस क्राफ्ट को कहाँ ले जाते हैं भाई? स्पेस में ले जाते हैं, ठीक है। इंडिया के पास दो टाइप के हैं। कौन कौन से? PSLV और GSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। तो GSLV और PSLV। ताकतवर कौन सा इंडिया का सबसे ज्यादा? कौन सा ताकतवर है? यहाँ पे फिर से बार बार बात करें, GSLV विथ इंडिजीनियस क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ठीक है ना। ये क्रायोजेनिक टेक्निक, इसके ऊपर बड़ा पंगा चला था यार 90 के दशक में, ठीक है ना। मतलब कि इंडिया के ऊपर बैन लगा दिया गया था अमेरिका ने, मतलब कि बोल रहा था कि भाई इंडिया ने रशिया से हेल्प मांगी थी क्रायोजेनिक टेक्निक के लिए। बताऊंगा क्रायोजेनिक टेक्निक क्या होती है आराम से, ज़्यादा डीप में नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत बताएंगे इसके बारे में भी। आगे चलने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि यार इंडिया का जो सबसे ताकतवर है ना, जो आप जानना चाह रहे हो, वो ये है GSLV Mark 3, GSLV MK3, जो अभी ऑफकोर्स और भी ज़्यादा इसका डेवलपमेंट होना बाकी है। लेकिन हाँ, अभी की तारीख में अगर मैं बात करूँ तो GSLV Mark 3 इंडिजीनियस हाईएस्ट थ्रस्ट के साथ क्रायोजेनिक इंजन वाला, जो कि आपका सॉलिड प्लस लिक्विड फ्यूल को यूज़ करता है इंजन, सबसे ताकतवर इंजन, जो कि 4 टन का कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को ले जा सकता है स्पेस के अंदर, वो इंडिया के पास अभी मौजूद है। PSLV भी ताकतवर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन GSLV बहुत ताकतवर है, 4 टन, और ये PSLV ले जाता है आपको सिर्फ 2.5 टन, ठीक है ना। तो अंतर है ऑफकोर्स, ठीक है ना। देखो PSLV में जनरली क्या होता है कि 6 सॉलिड बूस्टर इंजन होते हैं, ठीक है ना। सस्ता, मतलब सीधा आग लगाए, जैसे दिवाली के रॉकेट होते हैं ना, सीधा आग लगाई, सीधा ऊपर गया, ठीक है ना, फटेगा नहीं ऊपर जाके, सीधा ऊपर जाता है, ठीक है ना, सॉलिड वाला। लेकिन एक्चुअली में यार जो GSLV है, जो ज़्यादा ताकतवर है, उसमें ना सिर्फ सॉलिड नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुन लेना, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, ऊपर से बता रहा हूँ। GSLV में ना देखो सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, और जो लिक्विड का किरण है वही खतरनाक है। लिक्विड के अंदर एक्चुअली में मतलब उसको कंट्रोल करना पड़ता है, वो कंट्रोल कर लेता है नोजल को बड़ा करके छोटा करके। तो एक्चुअली में ये इंजन ज़्यादा खतरनाक है। ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी खतरनाक, थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी, थोड़ी नहीं, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके पीछे इंडिया भाग रहा था, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। लेकिन इंडिया के ऊपर अमेरिका ने काफ़ी सारे बैन लगाए थे और बोला था कि यार ये टेक्नोलॉजी नहीं बनेगी। इंडिया ने रशिया से हेल्प लेनी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका ने बोला था कि नहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मिसाइल में भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ना, सिर्फ रॉकेट के लिए नहीं, मिसाइल में भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, मतलब कंट्रोल करना वगैरह। आप जानते हैं आजकल इंडिया के पास अच्छे अच्छे मिसाइल्स हैं। तो ये क्रायोजेनिक टेक्निक, इसके ऊपर आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे या फिर आप जा करके नेट पे देख सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो इंडिया का सबसे ताकतवर है GSLV Mark 3। ये इंडिया के डिफरेंट लॉन्च व्हीकल्स, यहाँ पे आपके सामने फोटोज सब कुछ इसरो की ऑफिशियल साइट से लिया हुआ, आपको दिखा देता हूँ मैं। SLV है, ASLV है, आप देख सकते हैं सबके स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, सब कितना कितना पेलोड मास ले जा सकते हैं। देखिए जरा, 40 किलो से शुरू करके लो अर्थ ऑर्बिट वाले से शुरू करके हम आज आ चुके हैं
4000 किलो तक, यानी कि 4 टन तक, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक हम आ चुके हैं। जियो सिंक्रोनस हमारी ऑर्बिट रहती है। तो एसएलवी से स्टार्ट हुई थी हमारे ऑफकोर्स यार मिसाइल मैन, हमारे अब्दुल कलाम साहब, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हर तरीके के लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करने, ऑफकोर्स हर तरीके के लॉन्च व्हीकल के साथ, है ना। ऑफकोर्स शुरुआत वहीं से हुई थी यार, है ना। तो एस एल वी है, ए एस एल वी है, शुरू में हम कहा मतलब कि वो साइकिल वगैरह पे देखी होंगी आपने पिक्चर्स ना, वो सब लेकर के आते थे यहाँ से। एस एल वी है, ए एस एल वी है, पी एस एल वी है, जी एस एल वी मार्क 2 है, सबसे ताकतवर ये रहा हमारा जी एस एल वी मार्क 3। ठीक है, क्रायोजेनिक टेक्निक के साथ, इंडिया की अपनी डेवलप करी हुई, हमने कहीं से नहीं ली है, रशिया से नहीं ली हमने, ठीक है ना, अपनी डेवलप करी है हमने क्रायोजेनिक। ठीक है, ओके बॉस, आगे चलते हैं। तो अगली चीज है इसरो के ऊपर नेक्स्ट अपडेट आया कि भैया इसरो ने अभी क्या लिया है, इसरो ने लिया है अटल टिंकरिंग लैब, ATL। ध्यान रखना, अटल टिंकरिंग लैब का अडॉप्शन किया इसरो ने। अटल टिंकरिंग लैब क्या है बताऊंगा आराम से, पहले ये देख लो क्या होता है। इन एन ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज ऑन जनवरी 11 2021 को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने एक ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया था इवेंट, ठीक है ना, जो किसके अंदर आता है, अटल इनोवेशन मिशन एम, है ना, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए भाई, अटल इनोवेशन मिशन एम, है ना, अटल इनोवेशन मिशन एम नीति आयोग ने अनाउंस किया था, है ना। और वहां पे क्या हो रहा है कि इसरो ने अनाउंस कर दिया कि भाई हम 100 अटल टिंकरिंग लैब को ले रहे हैं, है ना। अटल इनोवेशन मिशन के अंदर अटल टिंकरिंग लैब को इस्टेब्लिश किया गया था पूरे पूरे कंट्री में, जहाँ जिसमें से 100 लैब्स को इसरो ने बोला कि भाई हम इसको गोद ले रहे हैं, यानी कि इसको हम चलाएंगे, हम देखेंगे, हम इसके अंदर अपने रिसर्च कराएंगे। अटल टिंकरिंग लैब होती क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिन लैब्स में से भाई 45 का जो अडॉप्शन है वो हो चुका है, कब, 11 जनवरी को, और बाकी की जो 55 है, 8 अटल टिंकरिंग जो लैब है, इनका बाद में होने वाला है, जल्दी होगा, ठीक है ना। और ठीक है, ये अलग अलग जो हमारे बच्चे होते हैं, ऑफकोर्स ये जो अटल टिंकरिंग लैब है बच्चों के लिए लैब है, उनको मोटिवेट करने के लिए ना, स्पेस साइंस की तरफ, रॉकेट साइंस की तरफ मोटिवेट करने के लिए इसरो ने लिया है, ताकि वो मतलब एक रूट कॉज, मतलब एकदम से रूट में जाकर के वो जो सीड होता है ना, उसको उसको डाल सके कि ठीक है यार तुम्हें आगे जाकर के साइंटिस्ट बनना है, मतलब एक इंस्पिरेशन की जरूरत होती है ना, एक जनरेशन को बिल्डअप करना पड़ता है ना, उसके लिए इसरो ने ये काम किया है, ATL को लिया है, अटल टिंकरिंग लैब को लिया है। अटल टिंकरिंग लैब क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अटल इनोवेशन मिशन के अंदर इस अटल टिंकरिंग लैब्स को बनाया था नीति आयोग की हेल्प से, मतलब नीति आयोग नहीं बनाता था हर चीज को, ऑफकोर्स उन्होंने बनाया था इसे। और इसका जो मेन एम था, मेन एम क्या है, इसका जो मेन पर्पस है वो है यंग माइंड्स, यानी जो हमारे बच्चे हैं, जो यंग माइंड्स हैं, जो हमारे फ्यूचर इंजीनियर्स, फ्यूचर साइंटिस्ट हैं, उनके लिए क्या करना है, उनको सपोर्ट देना है, उनको हैंड ऑन प्रैक्टिस देनी है, उनको फील देनी है, प्रैक्टिकल फील देनी है, वर्क स्पेस देना है उन्हें कि भाई जाओ और जाके कांड करो, कहने का मतलब जाओ जाके एक्सपेरिमेंट करो, जो भी तुम्हारा मन कर रहा है करो। तो ये अलग अलग स्कूल्स वगैरह में अलग अलग तरीकों से सपोर्ट करते हुए अलग अलग जगह पे इसको स्टैब्लिश करा गया था, किसके अंदर, एम के अंदर, अटल इनोवेशन मिशन में, अटल टिंकरिंग लैब, जिसमें से 100 लैब्स अभी अभी इसरो ने ले ली है। समझ में आई बात, आगे चल सकते हैं। ओके, तो फाइनली अगला मिशन है हमारा इसरो और नासा का कंबाइंड प्रोजेक्ट यार, जिसका नाम क्या है, निसार। ओके, निसार, है ना, कोई हिंदी पिक्चर का नाम लगता है, ठीक है, वो एक अलग बात है। निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट है यार, नासा और इसरो ने कंबाइंड किया है, ठीक है ना। तो जो निसार है, ये स्पेस क्राफ्ट है, ये किस चीज से अकोमोडेट होगा, ये दो फुल्ली कैपेबल सिंथेटिक अपर्चर रेडार से लैस होगा। सिंथेटिक अपर्चर रेडार के बारे में जानना चाहते हो, नीचे यूट्यूब पे कमेंट करना, या टेलीग्राम पे बताना, या मेरे पेज पे आके बताना, इसके ऊपर ही मैं पूरा पूरा वीडियो बता दूंगा कि ये होता क्या है, ठीक है। फिलहाल आपको जानना जरूरी है कि प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, इसकी ये कैसे काम करता है उसके बारे में भी जानना है, टेक्निकल चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, मजा आएगा, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये है क्या यार, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या है कि सिंथेटिक अपर्चर रेडार दो अलग अलग कंट्रीज के पास अलग अलग रेंज के, अलग अलग वेवलेंथ के, एक्चुअली में यार ये रेडार की तरह ही काम करता है, लेकिन ये है कि ये वेवलेंथ पे कुछ वेव्स छोड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ता है, जहाँ से आपको ना जो ऑप्टिकल आप पिक्चर देखते हो, है ना, जैसे हम कोई फोटो खींचते हैं तो फोटो इतनी क्लियर नहीं आती। देखो कुल मिला के इस प्रोजेक्ट का काम क्या है मैं बता दे रहा हूँ सिंपल भाषा में, समझ लेना। फोटो खींचते हैं, फोटो सिंपल नहीं आती, लेकिन वही जो दूर के स्टार्स वगैरह की कोई पिक्चर्स वगैरह में क्लियर चाहिए ना, तो वहाँ पे, या फिर जो हमारी जो अर्थ पे है, पिक्चर्स वगैरह में क्लियर चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर चाहिए, तो उसके लिए SAR वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ठीक है, क्लियर पिक्चर के लिए। तो यहाँ पे देख के आगे पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है भाई, नासा ने अपनी 24 सेंटीमीटर वेवलेंथ वाली एल बैंड सिंथेटिक, ये याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, एल बैंड वगैरह बस निसार याद रखो, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर, इसका टेक्निकल
जो टर्म्स है अगर चाहोगे मैं बता दूंगा, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर वेवलेंथ वाली एल बैंड का सिंथेटिक अपर्चर रडार LSAR, और इंडिया ने कितना दिया, 10 सेंटीमीटर वेवलेंथ वाला एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार SSAR दिया है इसरो ने। तो नासा इसरो ने दोनों ने दिया, दोनों को मिलाया और फिर क्या बनाया, 240 किलोमीटर स्वाथ वाला 7 मीटर रेजोल्यूशन वाला ट्रैक, 2 से लेके 8 मीटर तक रेजोल्यूशन के क्रॉस टैग के वाला मोड के साथ वो डिपेंड करेगा। ऑफ कोर्स क्या बनाया उन्होंने, SAR, जो किसको बीट करेगा, रेजोल्यूशन लिमिट ऑफ व्हाट कैन फिजिकली बी पुट इन द स्पेस टू प्रोवाइड इमेजेस, यानी कि क्लियर पिक्चर मिलेंगे आपको इसके थ्रू। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल भाषा में, ठीक है ना, क्लियर पिक्चर मिलेंगी। तो नासा इसरो का कंबाइंड प्रोजेक्ट निसार, ओके। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे पूरा ऑफ कोर्स तो नहीं बता सकता था एक साथ, ऑफ कोर्स कोई टेक्निकल टर्म्स बहुत सारी, लेकिन ठीक है यहाँ पे आपको समझाने लिखा हुआ है कि SAR होता क्या है, एक टेक्निक है जो प्रोड्यूस करती है क्या, फाइन रेजोल्यूशन इमेज, फाइन रेजोल्यूशन इमेज फ्रॉम अ रेजोल्यूशन लिमिटेड रडार सिस्टम, ठीक है ना। दो है, नासा की साइड से L बैंड आया है, इंडिया की साइड से S बैंड आया है, 24 10 याद रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, याद रहेगा बिल्कुल, ठीक है। इट रिक्वायर्स दैट द रडार बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा अगर आपको चाहिए होगा इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो, ठीक है ना। आइदर ऑन अ प्लेन और एज इन द केस ऑफ निसार ऑर्बिटिंग इन द स्पेस, तो यानी कि प्लेन से भी ये काम होता था, लेकिन निसार में क्या हो रहा है, स्पेस से ये काम होगा, ठीक है ना, स्पेस क्राफ्ट के थ्रू ये काम होगा, ठीक है। द बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, ये है कि भैया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, ठीक है ना, आप इलेक्ट्रॉनिक समझ गए होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को, मैकेनिकल वाले भी समझ गए होंगे यार, सिविल वाले सारे समझ जाओगे यार, कम ऑन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबने पढ़ी है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि वो छोड़ते हैं, वो टकरा के वापस आती है, जिससे एक हाई रेजोल्यूशन इमेज बनती है, बस इतना सही है। वही तो कहना चाह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, टूवर्ड्स द सरफेस की तरफ उसको भेजते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, वो वहाँ पे जाके टकराती है, बाउंस बैक आती है, बैक स्कैटर होता है और कुछ टाइम डिले होता है, जिससे हम अंदाजा लगा के क्लियर पिक्चर बनाते हैं और रिजल्टिंग रडार इमेजरी आती है हमारे सामने, जो कि काफी स्मूथ और काफी बढ़िया होती है। बात खत्म, समझ में आया। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट नासा के साथ, क्लियर, याद रहेगा, ओके। तो होपफुली सारी की सारी चीजें आपको इस लेक्चर में समझ में आई होंगी। कोशिश करा है मैंने आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो में सारी बातें लेकर के आऊँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो यार लाइक और शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना। आपकी यही छोटे छोटे से स्टेप्स ही हमें आगे की तरफ चलने के लिए मोटिवेट करेंगे। जैसा कि मैंने बोला है, सिर्फ इतना नहीं है, यहाँ पे आपके लिए मैं और भी बाकी काफ़ी कुछ प्लान कर रहा हूँ यार। अभी फिलहाल करंट अफेयर्स की सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी आप लोगों के साथ। सपोर्ट कीजिए लगातार, लाइक कीजिए, गेट ग्लोब को शेयर कीजिए लगातार अपने दोस्तों में, अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स पे, अपने पेज पे, अपने प्रोफाइल पे, अपने व्हाट्सएप पे लगाओ, शेयर कर दो यार, ठीक है ना, शेयर कर दो यार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच जाए और हमें भी मोटिवेशन मिले। लगातार मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स और भी ज़्यादा लेकर के आता रहूँ, सिर्फ एक सब्जेक्ट्स में नहीं, और भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स में। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर करना मत भूलना। अगर अच्छा लगा हो तो, कोई दिक्कत हो, कुछ कमी हो तो टेलीग्राम में मेरे को पिंग करो यार। आई एम ऑलवेज हियर, आपके सारे कमेंट्स का दिल खोल के स्वागत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सारे PDF नोट्स वगैरह कहाँ मिल जाएंगे आपको, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, ESC GS 2021, इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और FB पेज मेरा मिल जाएगा, आप सीधा मेरे से कनेक्शन बना सकते हैं वहाँ पे, ठीक है गाइस। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, गुड टू सी यू यार, और अच्छा लगा कनेक्ट होके काफी टाइम के बाद आपसे, और वो भी अपने चैनल। बाय बाय, टेक केयर।